Hi everyone, this is Hina Sharma. I welcome you all to our YouTube channel Target for IQ. आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 17 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये बेसिकली जो वीडियो है ये मैंने रिवीजन के लिए, आपके चैप्टर 17 के रिवीजन के लिए, जो कि आरजीएस में पूछे जाने वाला प्रोविजन है और यही पार्ट से सिर्फ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज जो वीडियो है उसे हम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आज इस वीडियो को देखते हैं। चलिए बात करते हैं चैप्टर 17 की। जो ये आपका चैप्टर 17 है ये अमेंडमेंट एक्ट 1988 से इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ऐड किया गया था, इंसर्ट किया गया था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1989। तो बेसिकली ये इनिशियली जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना था 1881 में, तो इनिशियली ये चैप्टर उसमें नहीं था, बट 1888 में इसको इंसर्ट किया गया। अब अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इसमें बेसिकली जो एक्सटेंशन है वो 138 से सेक्शन 148 तक एक्सटेंशन इसका दिया गया है। तो आइए बात करते हैं सेक्शन 138 की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है और वो बात करता है डिसऑनर ऑफ चेक की। कि मान लीजिए एक ड्रॉयर ने, ड्रॉअर होता है वो पर्सन जो चेक इशू करता है, जिसका जो कि एक बैंक अकाउंट को मेंटेन करता है और उसी बैंक अकाउंट से वो एक चेक इशू करता है, और वो जिस पर्सन को वो चेक इशू करता है वो होता है पेई। ठीक है, तो दो पर्सन हो गए, एक होता है ड्रॉयर, ठीक है, और एक होता है पेई। तो ड्रॉयर ने पेई को एक चेक इशू किया, वो चेक जो पेई है उसने अकाउंट में अपने लगाया, और जब वो उसने अकाउंट में चेक अपना डिपॉजिट किया तो वो चेक डिसऑनर हो गया। क्या हुआ? डिसऑनर हुआ, यानी कि वो चेक एन कैश नहीं हुआ और लेमन लैंग्वेज में हम कहते हैं बाउंस हो गया। तो वो चेक जो है वो ऑनर नहीं हुआ, और उस वजह से उसके पीछे रीजन क्या था कि या तो इनसफिशिएंट फंड था, या फिर जो आपकी लिमिट जो बैंक ने फिक्स की है आपने उस लिमिट को एक्सीड करते हुए वो चेक इशू कर दिया। ये दो ग्राउंड है जो 138 में दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, कि इस ग्राउंड के अलावा और भी ग्राउंड्स होते हैं, जैसे स्टॉप पेमेंट। स्टॉप पेमेंट का भी एक ग्राउंड होता है, या सिग्नेचर मैच नहीं हुआ ये भी एक ग्राउंड होता है। तो ये कुछ और भी ग्राउंड होते हैं, जैसे कि आपने स्टॉप पेमेंट करा दी, ठीक है, उस स्टॉप आपने चेक तो इशू कर दिया लेकिन आपकी इंटेंशन थी उस बंदे को चीट करने की, तो आपने क्या किया? स्टॉप पेमेंट करा दी। तो अगर ये सारे ग्राउंड भी आ जाते हैं ना, तो उन ग्राउंड्स पे भी अगर आपका जो चेक है वो ऑनर नहीं होता, और जो कि इंटेंशनल एक्ट था ड्रॉयर का, उस वजह से भी अगर कोई ऐसा चेक जो है वो डिसऑनर होता है, तो वहां भी आप 138 में कंप्लेंट करा सकते हैं। यानी कि ये दो ग्राउंड जो 138 में दिए गए हैं, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड या लिमिट एक्सीड होना, ये दो एग्जॉस्टिव ग्राउंड नहीं है, इनके अलावा भी ग्राउंड हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अब क्या हुआ कि चेक जो है वो डिसऑनर हो गया, तो अब पेई क्या करेगा? पेई अब जो भी ड्रॉअर है उसको नोटिस देगा। वो जो नोटिस देना है उसे 30 दिन के अंदर उसको नोटिस देना है। ठीक है, तो जो 138 में पहली जो लिमिट आती है वो आती है नोटिस की, जो कि 30 डेज में देना होता है। ठीक है, उस 30 डेज में नोटिस देने के बाद 15 दिन तक, 30 डेज का नोटिस दिया, 30 डेज का नोटिस देने के बाद अगर 15 दिन तक ड्रॉअर अगर पेमेंट नहीं करता है सपोज, तो अब पेई के पास राइट आ जाता है कि वो 138 में कंप्लेंट कर सकता है मजिस्ट्रेट को। लेकिन इस 138 की एक खासियत है कि कंप्लेंट हमेशा आपको राइटिंग में करनी होगी। कंप्लेनेंट को जो कंप्लेंट की है उसने मजिस्ट्रेट के पास, वो रिटर्न में करेगा, और ऐसा दिया गया है आपके सेक्शन 142 में कि रिटर्न में कंप्लेंट देगा, ऐसे ऐसे एक चेक इशू किया गया था जो कि डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो कंप्लेनेंट को राइटिंग में कंप्लेंट देनी है। अब यहाँ पे अगर 15 डेज में ये पेमेंट नहीं की ड्रॉअर ने, तो अब उसके पास टाइम आ जाता है 30 डेज का, यानी कि अब वो 30 डेज के अंदर अंदर जो है वो 138 में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अब इसी में इस प्रोविजन 138 में जो पनिशमेंट दी गई है, बेसिकली 2 साल तक की पनिशमेंट। जो ये ऑफेंस है, अगर 138 का कोई भी ऑफेंस कमिट किया जाता है तो उसमें 2 साल तक की पनिशमेंट है, और ट्वाइस दी अमाउंट। अब मान लीजिए अगर 1 लाख का चेक था तो 2 लाख तक का उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके साथ
साथ साथ जो बात समझने की है वो ये कि इसमें कुछ प्रोविजो दिए हुए हैं। प्रोविजो में दिया गया है कि जब भी आपको ड्रॉर एक चेक इशू करता है तो आपको उस चेक को 3 महीने के अंदर अंदर अपने बैंक में लगाना है, या तो 3 महीने या फिर जो उस चेक की वैलिडिटी हो जो भी जल्दी खत्म होने वाली हो, विच एवर इज अर्लियर यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे जो ये 3 महीने का टाइम है जो आपके एक्ट में दिया गया है वो है 6 मंथ, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन है जिसने कि वो जो टाइम पीरियड है वो 3 महीने का कर दिया है। तो जब भी एग्जाम में आए तो वहां पे आपको 3 मंथ्स, जो 3 मंथ्स है वो ही आंसर आपको टिक करना होगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ 3 महीने में आपको चेक प्रेजेंट करना है या उसकी वैलिडिटी जो भी पहले हो उसी में आपको वो प्रेजेंट करना है। अब सेकंड जो है उसको आपने नोटिस दिया, ये सारी कहानी हमने पढ़ी ली है। एक चीज जो इसमें ये याद रखने की है वो ये कि 138 में ड्रॉर ने जो चेक इशू किया है वो किसी लीगल डेट या लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए ही इशू किया गया है। किसी भी लीगल डेट या लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए इशू करने का मतलब है कि जिस चीज के लिए चेक इशू किया गया है उसका पर्पस था किसी भी अपने उधार को चुकाना या किसी भी एक लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली 138। अब 139 क्या कहता है? देखिए 139 प्रिजम्पशन की बात करता है जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। होल्डर इन ड्यू कोर्स हम कहते हैं पेई को, जो पेई है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, और ये प्रिजम्पशन है कि उसको जो चेक इशू किया गया है वो चेक उसकी एक लीगल लायबिलिटी के लिए ही किया गया है। होल्डर इन ड्यू कोर्स यानी कि उसको जो वो चेक का वो जो होल्डर है वो उसको एक कोर्स ऑफ बिजनेस में इशू किया गया था। क्यों? क्योंकि उसकी एक लीगल लायबिलिटी या डेट थी उस पर्सन के ऊपर, ड्रॉर के ऊपर, जिसने उसको वो चेक दिया है। तो ये प्रिजम्पशन को आप, जो प्रिजम्पशन है ये रिवर्टेबल प्रिजम्पशन है। तो क्वेश्चन कई बार यही पूछा जाता है कि रिवर्टेबल प्रिजम्पशन है या इरिवर्टेबल है। तो है ये रिवर्टेबल, वर्ड हुआ है शेल लेकिन ये रिवर्टेबल है। अगर आप चाहें तो कॉन्ट्ररी प्रूव कर सकते हैं। 140 कहता है कि आपने चेक दिया, अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था कि ये चेक जो है डिसऑनर हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। आप ये डिफेंस कभी भी अपने केस में नहीं ले सकते। अगर आपने चेक इशू किया था तो ये आपकी लायबिलिटी है कि आपको अपने अकाउंट को मेंटेन करना था और उसको फंडेड रखना था। आप ये डिफेंस नहीं ले सकते। नाउ 141 बात करता है ऑफेंसेस बाय कंपनी। तो देखिए जितने भी चेक बाउंस के मैटर्स है वो कंपनी भी कमिट कर सकती है और कंपनी के अगेंस्ट भी हो सकता है ये। तो कंपनी के जब भी ऑफेंस कंपनी ने किया है तो वहां पे आप किस पर्सन को लायबल करेंगे? देखिए कंपनी की अपनी सेपरेट एंटाइटी होती है, तो जो भी पर्सन इंचार्ज है उस कंपनी के या कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल है जो उसके कंडक्ट को मेंटेन करता है और कंपनी, तो 3 लोग हैं, इंचार्ज ऑफ कंपनी, पर्सन रिस्पॉन्सिबल और कंपनी। तीनों को ही पार्टी बनाया जाएगा और तीनों के अगेंस्ट ही जो कंप्लेंट है वो उसमें उसको पार्टी बनाया जाएगा। तो अब बात आती है कि कंपनी के अगेंस्ट, कंपनी में कौन कौन इंक्लूडेड है? तो बॉडी ऑफ पर्सन या कोई बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म, कोई भी, सभी इस कंपनी में इंक्लूडेड होंगे। अब बात करते हैं 140 में क्या कोई डिफेंस दिया गया है? 141 में क्या जो पर्सन इंचार्ज या रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, जैसे डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, ये लोग कह सकते हैं कि ये जो ऑफेंस हुआ है ये हमारी नॉलेज में नहीं था या हम इस कंडक्ट का, इस कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं थे। अगर उनकी नॉलेज या कंसेंट से नहीं हुआ है तो उनको उनकी लायबिलिटी से डिस्चार्ज किया जा सकता है। बट अगर कोई भी एक्ट उनकी नॉलेज में हुआ है और विद ड्यू डिलिजेंस वो पता लगा सकते थे या उस एक्ट को रोक सकते थे, ऐसे केस में अगर उन्होंने कोई ध्यान नहीं रखा तो भी उनकी लायबिलिटी बनेगी ही बनेगी। अब नेक्स्ट आता है 142 कहता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कौन लेगा? तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये दोनों ही एम्पावर हैं इस कंप्लेंट को ट्राई करने के लिए। इनके अलावा कोई और मजिस्ट्रेट ये कंप्लेंट ट्राई नहीं कर सकता। ठीक है, तो पहली बात ये आती है कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दोनों ही इस केस में जो है वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। लेकिन वो कॉग्निजेंस लेंगे कब? जब कंप्लेंट उनके पास राइटिंग में आएगी। ठीक है, और वो कंप्लेंट कितने दिन में आएगी? 1 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम लिमिट है वो है 1 मंथ। ये मैंने यहाँ 30 डेज किया है ना, आप इसको 1 मंथ कर लीजिए। ठीक है, ये है 1 मंथ। ठीक, अच्छा
ठीक है, अब इसके बाद जो एक चीज है वो ये समझनी है आपको कि बेसिकली जुरिस्डिक्शन कौन से मजिस्ट्रेट का होगा। अगर जो चेक है वो अकाउंट पे ही है तो जहां भी जो पेई है वो जहां भी अपना अकाउंट मेंटेन करता है उसी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा। अगर अकाउंट पेई चेक नहीं है तो जहां भी ड्रॉई या ड्रॉअर अपना जो भी मेंटेन करते हैं अकाउंट, जो उनकी ब्रांच है, वहीं पे उसी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बनेगा जिस टेरिटरी में वो बैंक है। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है कॉग्निजेंस में। अब हम बात करते हैं सेक्शन 143 की। 143 बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई समरली। अब जब भी ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑफेंस ट्राई करते हैं तो वहां पे उनके पास ये पावर है, आप कह सकते हैं कि वो उस ऑफेंस को समरी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हैं। समरी प्रोसीजर आपका 262 से 265 तक दिया गया है। ठीक है, देखिए एक बात इसमें समझ लीजिए, क्योंकि इस जो चैप्टर है इसकी जो नेचर है वो क्रिमिनल है। ऑल्दो प्रोसीजर सिविल चलता है बट नेचर जो है वो क्रिमिनल है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो ही सारे इस जो प्रोविजंस हैं इस चैप्टर के उस पे एप्लीकेबल होंगे, चाहे वो मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन से रिलेटेड हो या फिर फाइन से रिलेटेड हो या ट्रायल से रिलेटेड हो। तो समरी ट्रायल 262 से 265 में ऑब्जर्व किया जा सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं समरी ट्रायल नहीं होना चाहिए तो वो रेगुलर ट्रायल उसमें चला सकती है और विटनेसेस को चाहे तो दोबारा एग्जामिन करे, चाहे तो वहीं से केस स्टार्ट कर दे जहां पे छोड़ा गया था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है वो है पावर। देखिए 143A और 148 ये बेसिकली इंसर्ट किए गए हैं बाय द अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो 143A जो है वो इंटरिम कंपनसेशन की बात करता है कि जब भी 138 का कोई मैटर आएगा तो आप कंप्लेनेंट को इंटरिम कंपनसेशन दे सकते हैं। इंटरिम कंपनसेशन जो दिया जाएगा वो कम से कम जो चेक का अमाउंट है उसका 20% होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 20% होगा और वो 60 दिन के अंदर अंदर पे करना पड़ेगा ड्रॉअर को। अगर नहीं करता है तो 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जा सकता है। और जब वो इंटरिम कंपनसेशन अवार्ड किया जाएगा कंप्लेनेंट को और सपोज वो केस हार जाता है तो ड्रॉअर को वो पैसा सारा का सारा विद इंटरेस्ट, जो उस समय इंटरेस्ट चल रहा होगा आरबीआई के अकॉर्डिंग, विद इंटरेस्ट उसको वापस करना पड़ेगा। वो भी 60 दिन के अंदर अंदर या 30 दिन एक्स्ट्रा टाइम है उसके अंदर वो पे करना पड़ेगा। तो ये इंटरिम कंपनसेशन है। नेक्स्ट आपका जो आता है मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन। तो मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन क्या होगा? वही जैसे कि हम बाय पोस्ट सर्विस करते हैं या कोरियर करते हैं समन्स की। ठीक है, तो इसका मोड यही रहेगा। और जब भी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी बाय द अक्यूज्ड या कोई और पर्सन जो ऑथराइज है उसके द्वारा, तो ये माना जाएगा एंडोर्समेंट के बेसिस पे कि जो सर्विस है वो ड्यूली सर्व्ड समन्स है। ठीक है, उसके बाद है आपका 145 जो एविडेंस ऑन एफिडेविट की बात करता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि इसका नेचर कहीं कहीं सिविल भी है, तो एविडेंस जो है कंप्लेनेंट की वो ऑन एफिडेविट भी हो सकती है। और एफिडेविट पे होने का मतलब ये है कि जो भी कंप्लेनेंट होगा इस केस में वो अपना पूरी जो उसकी एविडेंसेस है वो एफिडेविट के फॉर्म में कोर्ट में दे सकता है और कोर्ट उसको एक्सेप्ट भी करेगा। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है 146 की। सेक्शन 146 कहता है बैंक स्लिप जो है वो प्राइमा फेसाई एविडेंस है इस बात का कि आपका जो चेक है वो डिसऑनर हुआ है। नेक्स्ट आता है 147 जो ये कहता है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में कुछ भी दिया हो, 320 में कुछ भी दिया हो, लेकिन एनआई एक्ट में जो 138 में ऑफेंस हुआ है वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है और वो कंपाउंड किया जा सकता है, क्योंकि 320 में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उसमें ये प्रोविजन तो है नहीं, वो तो सारे आईपीसी के प्रोविजंस हैं। तो यहाँ स्पेसिफिकली इन्होंने ये सेक्शन बना दिया 147 जो ये क्लियर करता है कि ये जो ऑफेंस है कंपाउंडेबल ऑफेंस है, मतलब इस केस में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड द आपका जो है अक्यूज्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 148 जो मैंने आपको बताया कि ये भी 2018 से ऐड किया गया। अब यहाँ पे ना अपेलेट कोर्ट की पावर बताई गई है कि वो अगर चाहे जब एक कन्विक्शन हो गई अक्यूज की तो वो क्या करेगा, अपील में जाएगा। तो जब वो अपील में जा रहा है अपेलेट कोर्ट में तो अपेलेट कोर्ट के पास पावर है कि उसे मिनिमम 20% का जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करा सकती है।
जैसे कि जो इंटरिम कंपनसेशन 143A में दिया गया है उसके एडिशन में मिनिमम 20% और डिपॉजिट कराया जा सकता है। और इसकी भी जो आप कह सकते हैं जो रिक्वायरमेंट है वो वही है कि 30 दिन के अंदर 60 दिन के अंदर उसको ये पे करना पड़ेगा और 60 दिन के बाद 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। अगर वो केस जीत जाता है, अपेलेंट अगर केस जीत जाता है तो वो सारा पैसा विद इंटरेस्ट कंप्लेनेंट उसको वापस करेगा, वही 60 दिन में या फिर 30 दिन में। अब ये जो आपका पूरा प्रोविजन है ये बेसिकली मैंने आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि आपने अगर एक बार ये पढ़ा है तो आप इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो ये आपका पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगी कि इसके रिलेटेड जो थोड़े रेलिवेंट केसेस हैं उनको भी मैं एक वीडियो में डिस्कस कर सकूं आपके साथ। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।